नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। यहाँ पर हम लोग हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उन सभी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं। और उन्हीं में आज हम लोग भारतीय संविधान का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल वाला हिस्सा है, अनुसूचियों वाला हिस्सा है, उससे संभावित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। साथ में ही जितने भी प्रश्न हैं उनके आगे पीछे जो भी आने की संभावना बनती है, कभी लैंग्वेज चेंज करके, कभी ऑप्शन चेंज करके या किसी भी तरह से, उनको भी हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे हमको यह विषय दोबारा किताब उठाकर पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। A 12, B 16, C 8 और D 10। देखिए, ये वर्तमान की बात कर रहा है प्रश्न, तो सीधा सा मतलब है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तब इनकी संख्या 8 हुआ करती थी। लेकिन समय समय पर संशोधनों के माध्यम से इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 12 कर दी गई है। सबसे पहले जो संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन, उसके माध्यम से अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई थी। उसके बाद 1985 में अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 नई अनुसूचियाँ हैं, 9, 10, 11, 12। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा है, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 3 ऑप्शन है, इसमें हमको चुनना है कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? तो पहला है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में इस समय 22 भाग हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 22 भाग की स्थिति है, तो यहाँ पर 20 ये गलत है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वो अलग बात है कि उसके सब आर्टिकल से बनकर वो 444, 445 के ऊपर निकल गए हैं, लेकिन मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद अभी भी बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा, बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था वही है, तो पहला और दूसरा गलत है और तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा पॉइंट इसका सही है। तो यहाँ पर ये इन ऑप्शन में बनता है नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये हमको पता लगाना है। कौन सी है, पहली अनुसूची या दूसरी, तीसरी और चौथी? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की जो कौन सी अनुसूची है ये प्रश्न है। तो जब हम देखते हैं, जैसे चौथी अनुसूची है, चौथी जो है वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। हमारा जो राज्यसभा है उसमें राज्यों के साथ ही जो 12 अन्य क्षेत्रों से लोग खास तौर से वो जो निर्वाचन वाले लोग हैं, मनोनीत वाले नहीं, निर्वाचन वाले लोग हैं, उनका राज्यों में किन जगह पर कितनी सीटें होंगी उससे संबंधित जो विषय हैं वो अनुसूची नंबर 4 में है। तीसरी अनुसूची हमारे विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों की शपथ से है, तो ये शपथ से संबंधित है। दूसरी अनुसूची जो है हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन और भत्तों से संबंधित है, तो वेतन 2 से संबंधित है ये, और इसका मतलब है कि इसका आंसर बनता है नंबर 1। तो अनुसूची नंबर 1 जो है वो राज्य और संघ के नामों या उनके बारे से संबंधित है, उनके विषय से संबंधित है। अगला है, यह भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? एक, दो, दूसरी, तीसरी और चौथी? बिल्कुल पीछे वाला प्रश्न नहीं है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, इसका मतलब है कि इसका भी ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? मैंने अभी अभी आपको तीसरी अनुसूची बताई कि उसमें क्या दिया है। तो एक कहता है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
दी जाने वाली शपथ का प्रारूप। सी कहता है, तीसरा नंबर, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा कहता है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो नीचे जो दिए गए उत्तर उनको चुनना है। तो जैसा अभी मैंने पीछे ही प्रश्न में बताया कि तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। हमारे जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी की शपथ से संबंधित है अनुसूची नंबर 3। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अनुसूची नंबर 3 में 2 पदों की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। जैसे पहले हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति और दूसरे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया अनुसूची में। उनका शपथ का वर्णन उनके ही अनुच्छेदों में कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि हम नंबर 3 को काट दें, बाकी जितने भी हैं सारे के सारे सही हैं। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 इसमें आप छाट लीजिए, ये है नंबर सी। अगला है सूची मैच करनी है, संविधान की अनुसूची और विषय। नंबर चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, नवम, मतलब ये चौथी, छठी, 8वीं और 9वीं मैच करना है। इधर भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन जो है। चौथी अनुसूची अभी मैंने आपको पीछे क्लास उसमें बताया था, वो राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। छठी जो अनुसूची है वो मुख्य रूप से जो जनजातीय क्षेत्र है, खासतौर से जो 4 हमारे जनजातीय राज्य क्षेत्र हैं उनके जो विषय हैं वहाँ से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो मुख्य रूप से भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं वर्णित की गई हैं। और 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई थी 1951 में, अर्थात पहले संविधान संशोधन के माध्यम से, वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो ए का जो मैच करेगा वो 3 मैच करेगा, ए का 3, बी का जो मैच करेगा वो आपका 4 मैच करेगा, सी का जो करेगा अर्थात अष्टम का वो 2 से करेगा, और नवम करेगा भूमि सुधार से 1 से। तो इसका भी आंसर हुआ सी। अगला है मैचिंग है 7वीं अनुसूची और वो स्वरूप उसका। 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं और 10वीं। 7वीं अनुसूची जो है वह पहला है भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर विधायी शक्तियों का वितरण, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, कुछ जो है। तो 7वीं अनुसूची जो है वो ध्यान रखिएगा, जो हमारे राज्य हैं और हमारा जो संघ है अर्थात जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, उनके पास कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं उनकी सूची दी गई है। यहाँ पर 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जहाँ पर विधायी कार्य यह तीनों अपने अंतर्गत दोनों कर सकते हैं। संघ सूची में भारत सरकार या हमारी संसद काम करती है। राज्य सूची में राज्य सरकारें कार्य करती हैं, राज्य विधानसभाएं कार्य करती हैं। और संवर्ती सूची में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है। तो 7वीं का जो मैच करता है वो 3 से। 8वीं अनुसूची ये अभी बताया भाषाओं से संबंधित है, इसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची जो है वो कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण अर्थात जैसे भूमि सुधार, ये जो स्वरूप है वो है। और 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून या दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से संबंधित है। तो मैच कर लीजिए, इसका नंबर सी बनेगा। अगला है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्थापित की गई या सम्मिलित की गई। तो 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार बिल्कुल अभी अभी आया था। किससे किया गया, तो उससे पहले मैं एक्सप्लेन करके बता दूं। 10वीं अनुसूची जो शामिल है वो दल बदल कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो शामिल है वो भाषाओं से संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो शामिल है वो सूचियों से संबंधित है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। बचा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची ये भी ध्यान रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये पहला संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से भूमि सुधार कानूनों को स्थापित किया गया था। अगला है मिलान करना है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। सबसे पहले तो ये 7वीं अनुसूची है, ये ध्यान रखिएगा।
97 प्रविष्टियाँ, 47 प्रविष्टियाँ और 66 प्रविष्टियाँ ये है। तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची में सबसे ज़्यादा विषय हैं, यह है 97 प्रविष्टियाँ। हालांकि अब इसमें बढ़कर जो है, ये पुराना क्वेश्चन है बैक का, इसमें अब बढ़कर जो विषय शामिल हो गए हैं संघ सूची में वो 100 हो गए हैं। राज्य सूची जिसमें 47 प्रविष्टियाँ ध्यान रखिएगा, ये अब बढ़कर ये भी स्वरूप बढ़ा हुआ है, 61 हो गया है। और समवर्ती सूची जिसमें 66 विषय हैं, ये घटकर अब जो है वो 52 विषय बचे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये परिवर्तन हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने विषय शामिल हैं। तो संघ सूची ए, राज्य सूची में आपका 66 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में जो है वो 47 प्रविष्टियाँ, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है सी। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना राज्य भी अपना बनाता है, संघ भी बनाता है, तो सीधी सी मतलब है समवर्ती सूची का विषय होता है। आर्थिक योजनाएं जो हैं वो समवर्ती सूची का विषय। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पुलिस तो राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची का है, क्योंकि इस पर केंद्र भी कार्य करता है और राज्य भी कार्य करते हैं। रेडियो और टेलीविज़न यह संघ सूची का विषय है, और विदेशी मामले जो हैं वो भी संघ सूची के विषय हैं। केवल आपराधिक मामले जो हैं वो समवर्ती सूची का विषय है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम जनगणना की जब बात करते हैं तो जनगणना से संबंधित जो विषय है वो केंद्रीय सूची में है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के विषय जो हैं वह समवर्ती सूची के हैं, अर्थात राज्य भी इस पर कार्य कर सकता है, संघ भी कार्य करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कई राज्य जो हैं वो चुनाव में जनसंख्या से संबंधित विषय लागू कर देते हैं कि जिनके 2 बच्चे होंगे केवल वही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं या नगरीय निकाय के चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, या 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी पर उनको अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसे कई सारे विषय हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय ये भी माफ़ कीजिए, ये जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ये राज्य सूची का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रति व्यक्ति कर जो है वो भी राज्य सूची का विषय है, और निखात निधि जो है वो भी राज्य सूची का है। तो ये तीनों जो है वो राज्य सूची के हैं, और जो ये है वो है आपका समवर्ती सूची का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो कृषि जो है वो राज्य का विषय है, पुलिस जो है राज्य का विषय। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर पुलिस जो होती है वो केंद्र का विषय होते हैं, और रक्षा जो है वो केंद्र का विषय होते हैं, ना कि राज्य का। ले दे के ये बचा शिक्षा के मामले, तो शिक्षा जो है वह हमारी समवर्ती सूची का विषय। अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें द्वारा, 42वें द्वारा या 44वें द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले ये शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, और इसका जो स्वरूप अपनाया गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया था। तो ये अब समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, 42वें के अंतर्गत। अगला है मैच करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर प्रश्न किया गया है सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक सूची संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो वन क्षेत्र समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाने का कार्य जो है वो संघ का भी है, और राज्यों के भीतर विभिन्न वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित विषय लागू करना प्लस
चिड़ियाघर जैसी निर्माण करना या छोटे क्षेत्रों का निर्माण करना जो है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तो संवर्ती है। शेयर मार्केट जो है वह केवल और केवल संघ का विषय है, यह विषय संवर्ती सूची या राज्य सूची का नहीं है। डाकघर भी संघीय सूची का है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है। तो ध्यान रखिएगा, शेयर मार्केट जो है वह जो है हमारी संघ सूची का विषय है, ना कि संवर्ती का। अगला है, मैच करना है यहाँ पर भी सूचियों को। केंद्र सूची, राज्य, संवर्ती और अवशिष्ट विषय जो है। पहला, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। केंद्र सूची, केंद्र का जो स्वरूप है, जो जनगणना जो होती है वो केवल केंद्र सरकार के हाथ में होती है। राज्य सरकार जनगणना से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकती हैं, राज्य विधानसभाएं नहीं कर सकती। जैसे अभी हाल में आपने एनआरसी को लेकर एक विषय देखा विरोध प्रदर्शन पर, जहां पर केरल और मध्य प्रदेश और कई राज्यों ने एनआरसी ना लागू करने, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप जिसे कहते हैं, और सॉरी एनपीआर, एनआरसी नहीं, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर ना करने की घोषणा की। लेकिन और वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एनपीआर लागू होगा, क्योंकि यह राज्य सूची का तो विषय ही नहीं है। चाहे राज्य विधानसभा इसके विरोध में जितना भी कानून पारित कर दे, इनको लागू करना होगा, क्योंकि ये जनगणना का विषय है। तो जनगणना की स्थिति में एनपीआर हो या अन्य जो भी जनगणना के विषय होते हैं, वो केंद्र ही उनको सॉल्व करता है, क्योंकि यह केंद्रीय सूची का विषय है, ना कि राज्य का। राज्य सूची के अंतर्गत जो दूसरा स्वरूप है वो है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। पुलिस हमारी जो है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। हालांकि वो अलग बात होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुलिस है वो हमारी केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन बाकी जो राज्यों के अंतर्गत हैं तो वो राज्य सरकार के ही अधीन है। तो सीधा सा उत्तर है राज्य का। संवर्ती, संवर्ती में जो है वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन है। और चौथा है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय वो होते हैं जिनका वर्णन इन तीनों ही सूचियों में नहीं किया जाता है, और वह सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। हालांकि वह स्वरूप जो होता है वो संसद के माध्यम से ही होता है, उसके लिए कानून संसद ही बनाती है, लेकिन वो सीधे राष्ट्रपति के अधीन माने जाते हैं। तो अवशिष्ट विषय जैसे हमारा अंतरिक्ष और अनुसंधान का विषय, ये अवशिष्ट है और इससे संबंधित कानून संसद बना सकती है, और ये भारत के राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। तो इसका जो मैच करेगा, ए का 3 है, बी का 1 बनता है, सी का 4 बन रहा है और डी का 2 बन रहा है। तो ये ए है इसका आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर कौन से प्रभाव डालते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से विषय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी निकाय, स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो ये 5 पॉइंट हैं कि कौन कौन से विषय हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, देखिए राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं वो, हालांकि ऐसा नहीं कि हमारी आर्टिकल्स में या नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा से संबंधित उपबंध नहीं किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, लेकिन वो निर्देशात्मक स्वरूप के आधार पर बिल्कुल है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वह सीधे फोर्सफुली नहीं है कि नहीं करना ही होगा। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भी ऐसी स्थिति है कि वह फोर्सफुली नहीं है कि नहीं उनको करना ही होगा। यह तो राज्य के फंड पर या परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करेगा। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जो है वो परिषदों या ऐसे जनजातीय क्षेत्र जो हैं भारत के, वहाँ की परिषदों से संबंधित हैं, वहाँ के स्थानीय निकायों से संबंधित है, स्थानीय परिषदों से संबंधित, क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित है, जो सीधे राज्य के राज्यपाल के अधीन होते हैं। और इन परिषदों का पहला कर्तव्य है अपने क्षेत्र में शिक्षा का विकास करें। तो इसका मतलब है 5वीं 6ठी ये जरूर है सीधे सीधे। 7वीं अनुसूची भी सीधे सीधे काम करती है, क्योंकि इसमें शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में शामिल है, अर्थात केंद्र भी काम कर रहा है और राज्य भी। तो सीधा सा मतलब है पहला दूसरा छोड़कर बाकी जितने हैं वो सारे के सारे हैं 3, 4 और 5। अगला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय शामिल
विषय प्रावधान हैं तो मैं सबसे पहले ही आपको बता चुका था, जहाँ पर ये दूसरी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं बताई थी। तो 10वीं जो है, ये 10वीं अनुसूची इसमें शामिल है। 1985 में इसको शामिल किया गया था, 10वीं अनुसूची को 1985 में, 1985 में। तो ये 52वां संविधान संशोधन था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1985 में शामिल किया गया था। इसका उत्तर होगा 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? बिल्कुल अभी अभी पढ़ा, 10वीं अनुसूची में, तो इसका उत्तर है सी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है, अब इसको देखिए, पहले वहाँ पर ऑप्शन में था, अब यहाँ पर प्रश्न में 10वीं अनुसूची को रखा गया है, तो बस लैंग्वेज चेंज की गई है, ऑप्शन इंटरचेंज हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सीधा सा उत्तर है 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून, इसमें देखिए थोड़ा सा शब्दावली चेंज कर दी गई, प्रतिरोधी विधायन से संबंधित, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची की बात कर रहा है और संघ सूची की बात कर रहा है, किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना और गैस। तो इसका जो उत्तर होगा बैंकिंग का है, बैंक संघ सूची का विषय है, बीमा भी संघ का विषय है, जनगणना भी संघ का है, केवल गैस बचता है जो अवशिष्ट विषय है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो रक्षा जो है संघ का है, वैदेशिक मामले भी संघ का है, रेलवे भी संघ का है, केवल कृषि जो है वो राज्य का विषय है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय जो है के अंतर्गत उल्लेख, शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो शिक्षा तो ध्यान रखिएगा संवर्ती की सूची का विषय है, विद्युत जो है वो भी आपका राज्य सूची का विषय है, वन क्षेत्र जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, केवल रेलवे पुलिस बचा। तो रेलवे पुलिस ज़्यादातर लोग संघ सूची का विषय लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय में। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना और आर्थिक व सामाजिक नियोजन। आर्थिक सामाजिक नियोजन संवर्ती का विषय है, निगम कर और जनगणना जो है वह आपकी संघ सूची का विषय है, रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो पंचायती राज तो सीधा सा ध्यान रखिएगा राज्य सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची बिल्कुल गलत है, संवर्ती भी गलत है, अवशिष्ट भी गलत है, केवल और केवल राज्य का, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी विधान हैं, कानून हैं, उनका निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकारों का है। हालांकि 74वां संविधान संशोधन हमारी केंद्र संसद के द्वारा ही पारित किया गया, लेकिन अधिकार किसको दिए गए? राज्य विधानसभाओं को दिए गए। तो ये विषय राज्य सूची का है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। देखिए, पुलिस जो है वो राज्य का विषय है, कारागार भी राज्य का विषय है, लोक व्यवस्था भी राज्य का विषय है, केवल दंड प्रक्रिया जो है वो संघ का विषय है, क्योंकि दंड से संबंधित कोई भी विधान जो है वह संसद भी बनाती है और राज्य विधानसभाएं भी बनाती हैं, इसलिए दंड प्रक्रिया जो है वह संवर्ती का विषय है। अगला है, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है? केंद्र सूची 1, केंद्र सूची में, राज्य सूची में, संवर्ती में और तीनों में से किसी में नहीं, मतलब अवशिष्ट में। तो विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये तीनों जो विषय हैं, ध्यान रखिएगा, इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और इस पर कानून राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह एक संवर्ती सूची का विषय है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये तीनों ही संवर्ती सूची के विषय हैं।
अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, आपका टैक्स और फीस लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? सरकारों द्वारा। अब यहाँ पर डिफाइन नहीं कि राज्य कह रहा है कि संघ कह रहा है, दोनों की बात कर रहा है। इसका मतलब है जब दोनों की बात कर रहा है तो सीधा सा मतलब है समवर्ती सूची का विषय होगा ये। छठी, सातवीं, नवीं और 11वीं। 11वीं जो है वो आपका पंचायतों से संबंधित है, नवीं जो है वो भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, छठी जो है वो 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है या परिषदों से संबंधित है, और 7वीं बची जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय निर्धारित करती है। और जितने भी प्रकार के टैक्स हैं वो राज्य सरकार भी बना सकती है, लागू कर सकती है, और संघ सरकार भी लागू कर सकती है। इसका मतलब है कि यह एक समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। अगला है भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और इनमें से कोई नहीं, तो ये बताना है आपको। तो भूमि सुधार जैसा 9वीं अनुसूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित जो अधिकार लागू करने की शक्तियां प्रदान की गई वह राज्य सरकारों को प्रदान की गई, राज्य विधान मंडलों को प्रदान की गई। इसका सीधा सा मतलब है यह राज्य सूची का विषय है। अगला है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और छठी के उपबंध में किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो ध्यान रखिएगा 5वीं अनुसूची जो है वहाँ पर मुख्य रूप से जितने भारत के ऐसे राज्य या जनजातीय क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र जिन्हें हम कहें वो हैं, वहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों, उनसे संबंधित अधिकार, उनका संगठन, उनके निर्वाचन, उनके कर्तव्य, उनकी फंडिंग इत्यादि सभी से संबंधित क्रियाकलाप का अधिकार राज्यपालों को दिया गया है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है। तो सीधा सा मतलब है 5वीं और छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची में 4 राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नहीं शामिल हैं, और छठी अनुसूची में केवल यही 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके बारे में उपबंध है। 5वीं में इन 4 राज्यों को छोड़ दिया गया है, छठी में केवल इन्हीं 4 राज्यों को शामिल किया गया है। तो जनजातीय हितों के संरक्षण से संबंधित विषय है। संविधान की अनुसूची नंबर 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो अभी मैंने चारों नाम लिए थे पिछले क्वेश्चन में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर जो मणिपुर लिखा है नंबर डी, यह शामिल नहीं होता। इस मणिपुर के स्थान पर आपका मिजोरम शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। तो यह है आपके 32 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर डी होगा। ठीक है मित्रों, तो ये अनुसूचियों से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन हैं ऐसे जो आ सकते हैं, आने की संभावना है और आए हुए हैं, और उनके आसपास के विषय हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत संभावित है कि बनेंगे, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत